अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे आपको पता है, हमने इससे पिछले टॉपिक में मतलब हमने जो है गैसेस स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट किया था। और गैसेस के बारे में हमने कुछ लॉज पढ़े थे। लॉज के साथ हमने फार्मूला देखा था रियल गैस का और आइडियल गैस। इक्वेशन देखी थी, ओके, इक्वेशन कह सकते हैं रियल गैस एंड आइडियल गैस क्यों एप्लीकेबल थे और कब कब एप्लीकेबल थे। एंड पोस्टुलेट्स अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी हम कवर कर चुके हैं इन द फर्स्ट पार्ट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और ऊपर आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगी लिंक वीडियो की। तो आप वो वीडियो को जाके पहले देख लें ताकि आगे हम जो है मतलब मूव ऑन कर सकें। तो अभी जो है इसका सिर्फ लास्ट पार्ट है, मतलब हम देखेंगे लिक्विफेक्शन ऑफ गैस एंड अबाउट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यस, आज तक आपने ये सुना होगा कि थ्री स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, बट यस एक और फोर्थ भी होती है, बल्कि मैं कहता हूँ फाइव भी होती है, फाइव भी है। बल्कि आपकी बुक्स में जो है मतलब फोर्स थोड़ा मतलब कोर्स जो है थोड़ा अनएडवांस्ड है। बट अभी जो है ना 11 से भी ऊपर जो है स्टेट्स ऑफ मैटर हैंगी, ओके। बट अभी हम आते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस पे। व्हाट इज़ लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट्स पे जाके आप सारे लेक्चर्स भी देख सकते हो, सब बिल्कुल सीक्वेंस से मिले हुए ऑल चैप्टर के, ऑल चैप्टर्स जो अभी तक हमने पढ़ाए हैं बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में, ओके। और वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम पढ़ रहे हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। जैसे आपको पता है लिक्विफेक्शन वर्ड ही आपको ऐसा लग रहा है कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, मतलब कोई फिजिकल चेंज आएगा कैसा कि हम यहाँ पे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में। जैसे आपको पता है गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अगर मुझे इस गैस को पहले तो मुझे इन्हें करीब लाना पड़ेगा, मतलब इनके दरमियान एक अट्रैक्शन बनाना पड़ेगी, और ऐसी अट्रैक्शन हो जिसकी वजह से वापस दूर ना जाए। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन होती है, बट ये आपस में कोलाइड करके दूर भी चले जाते हैं एक दूसरे से। तो इनका पहले मुझे ऊपर से प्रेशर हाई करना पड़ेगा, ओके। प्रेशर हाई करना पड़ेगा और इन पर टेम्परेचर भी हाई करना पड़ेगा, और सॉरी टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है हम टेम्परेचर लो करते हैं तो ठंडक कूलनेस बढ़ती है, इसकी वजह से पार्टिकल करीब आ जाते हैं, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें दो काम करना पड़ रहे हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे ताकि पार्टिकल्स करीब आए, और दूसरा टेम्परेचर को हम लो कर देंगे जिससे पार्टिकल्स में अट्रैक्टिव फोर्स क्लोज, मतलब जो है फोर्स जनरेट होगी और जो है वो क्लोज आएंगे, सही है। तो अब यहाँ पे दो तरह के टेम्परेचर और प्रेशर दिए हुए हैं। एक है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पे गैस लिक्विड बन जाए। क्या गैस लिक्विड बन जाए? मतलब उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाए। अगर हम बात करें क्रिटिकल प्रेशर की, तो वो एक ऐसा प्रेशर है जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर दे रहे हैं तो सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा ना, तो इसलिए हमें प्रेशर भी देना पड़ेगा। तो उसी के साथ हम एक प्रेशर भी देते हैं। तो उस क्रिटिकल मतलब उस स्पेसिफिक कह सकते हो आप उसको, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर पे जो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना है, उन दोनों फैक्टर की वजह से उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर एंड द क्रिटिकल प्रेशर, सही है। और अब जो एक क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से एक जो मतलब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा वॉल्यूम जो गैसेस रखती हैं, लाइक हमने अब एक प्रेशर दिया, जो इतना प्रेशर देने के बाद गैसेस पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, लेकिन टेम्परेचर भी हमने दिया, ओके। टेम्परेचर भी दिया, यहाँ प्रेशर दिया तो यहाँ टेम्परेचर भी दिया है। टेम्परेचर हमने कम किया है, मतलब हमने इनको कूल कर दिया, सही है। तो अब ये पार्टिकल जो हैं लिक्विड बन गए हैं। तो अब ये जो वॉल्यूम रखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, जिस पे हमने क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई किया है, अब वो जो वॉल्यूम रख रहे हैं ना, इसको हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम, ओके। आई थिंक आपको तीनों टर्म समझ में आएगी, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। वो टेम्परेचर दें जिससे पार्टिकल्स करीब करीब आए, उनमें काइनेटिक एनर्जी कम हो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए, एक दूसरे से दूर ना जाएं बल्कि करीब आ जाएं, और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से, इसलिए हमने टेम्परेचर कम कर दिया, ओके। लेकिन टेम्परेचर कम करने से बात नहीं बनती, इतना सारा स्पेस है, तो हम क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे। तो उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो हमने प्रेशर एक्सर्ट किया वो क्रिटिकल प्रेशर, और क्रिटिकल टेम्परेचर जिससे वो गैस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर रही है। और जब वो एक वॉल्यूम, जब ये दोनों चीज़ें अप्लाई कर दी, क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो 1 मोल ऑफ गैस जिसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, दैट्स वॉल्यूम इज क्रिटिकल वॉल्यूम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं कुछ गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। ये आप देख सकते हो, इन्हें ये सेल्सियस में दिए हुए हैं, पहले यूनिट देख लेना, और ये प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है। ऑक्सीजन को -18.75 क्रिटिकल टेम्परेचर दें और प्रेशर 49.7 एटीएम दें तो ये लिक्विफाई हो जाएगी।
ओके, इसी तरह अमोनिया गैस को भी दे सकते हैं, नाइट्रोजन, आर्गन, फ्रेन, इन सारी गैसेस को इतने इतने टेम्परेचर पे हम और इतने प्रेशर पे हम इनको लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। तो आप बोलोगे ये लिक्विफिकेशन का काम कहाँ यूज़ आता है? तो आपको जैसा पता है कि हमने एलएनजी नाम सुना होगा, एलपीजी सुना होगा, सही है, सीएनजी सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पे क्या है, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, हमने क्या किया, उसको लिक्विफाइड कर दिया, लिक्विड, सही है ना। एलपीजी एंड एलएनजी केमिकली डिफरेंट हैं, बट अगर हम देखा जाए तो ये सिर्फ इन कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन। एलएनजी में क्या होता है, वो मीथेन गैस होती है, और एलपीजी इज़ अ पेट्रोलियम गैस। ओके, जो हमारे ऑटोमोबाइल में हम फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में। ओके, नाउ व्हाट इज़ जूल थॉमसन इफेक्ट? जूल थॉमसन क्या बोलता है, आपने गैस को कंप्रेस किया, गैस को क्या किया, कंप्रेस किया, बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया। अब कंप्रेस मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको टेम्परेचर, उसका प्रेशर और मतलब उस पर टेम्परेचर लगा रहे हो, और कंप्रेस करने के बाद अचानक से आपने, फॉर एग्जांपल समझो ये एक डोर जैसा है, या कोई एक मतलब एक ओपनिंग है जिसको आपने ओपन कर दिया। तो ये जब हायर कंसनट्रेशन से, जहाँ पे इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा इन पार्टिकल्स की, जब ये लोअर कंसनट्रेशन में आएंगे, आपको पता है एनवायरनमेंट में तो गर्मी होगी, एनवायरनमेंट के पार्टिकल के पास तो हाईली काइनेटिक एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स से इनकी एनर्जी छीन लेंगे। इनसे अगर इनकी एनर्जी छीनेंगे, और वो भी एनर्जी मतलब एनर्जी जो है उन्होंने इनसे ले ली, क्योंकि इनके पास एनर्जी कम है, इनके पास एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि एनवायरनमेंट में दूर दूर है, ये तो करीब थे। तो इससे क्या होगा, जो मतलब जो भी सराउंडिंग के पार्टिकल्स होंगे ना, वो एनर्जी लूज़ करेंगे, और ये थोड़ी बहुत गेन करेंगे। तो इससे क्या होगा, गैस अचानक से एक्सपेंड होगी, और कमरा या कोई भी जो मतलब जो चैम्बर है जो भी है वो जो है कूल हो जाएगा, सही ना। तो अगर हम किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं और उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे भेजते हैं किसी भी नोज़ल के ज़रिए, तो टेम्परेचर फॉल होता है। यही फिनोमिना हमारे एसीज में भी यूज़ किया जाता है। अंदर गैस को कंप्रेशर कंप्रेस कर देता है, और जब वो कंप्रेशर कंप्रेस कर देता है तो उसको हाई प्रेशर से ले हाई प्रेशर से बाहर भेजता है। तो बाहर के पार्टिकल्स तो गर्म होंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देते हैं, और जब वो काइनेटिक एनर्जी लूज़ करेंगे तो आपको पता है कि क्या होगा, टेम्परेचर फॉल होगा और कूलिंग होगी। तो ये कूलिंग इफेक्ट है, तो इसको हम कहते हैं जूल्स थॉमसन इफेक्ट, जिसमें टेम्परेचर फॉल होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस का मतलब प्रेशर डिफरेंस हुआ, और जितना ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस होता जाएगा ना, उतना ज़्यादा टेम्परेचर फॉल होता जाएगा, ठीक है ना। कंप्रेस और एक्सपेंड गैस, मतलब यहाँ पे हमने गैस को कंप्रेस किया था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैस एक्सपेंड कर रही है। जैसे हमने इसको नोजल से निकाला तो इधर आके फैल गई गैस, ये भी फैल गई, ये जो ब्लैक से बना रहा हूँ फैल गई। ओके, और इससे इसने एनर्जी जो है सराउंडिंग से ले ली। ओके, मतलब अब इससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट, अब द मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो लो प्रेशर पे थे, उनके पास जो है, अब उन्होंने एब्जॉर्ब, उनके पास एनर्जी थी, उनसे इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना रिड्यूस कर दी, जिसकी वजह से ज़्यादातर मतलब अफेक्ट क्या हुआ, वो कूल हो गया। अब द मोस्ट कॉमन एग्जांपल अब इसके हम बताएं तो वो है लिक्विफाइड नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ड्राई आइस। ड्राई आइस आपको देखने को मिलती है आपके डीप फ्रीजर में। ओके, जो आइस जमते हैं ना। ओके, नाउ अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ अब हम एक मेथड देखेंगे लिक्विफिकेशन का, इंडिया मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन। हैमसन लाइन लाइन ने दिया था इसको, और जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे मेथड, इसमें क्या है, ये पूरा बेस्ड है जूल्स थॉमसन इफेक्ट पे। जूल्स थॉमसन इफेक्ट जैसे हमने अभी देखा था, ओके, जिसमें हमने गैस को लिक्विफाई किया था। इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम एक गैस को अलाउ करेंगे एक्सपेंड करने के लिए, मतलब एक क्लोज सिस्टम लेंगे डियाबेटिक, और उस सिस्टम में, उस रीजन में हम क्या करेंगे, गैस को एक्सपेंड कराएंगे। मतलब उसको पहले हाई प्रेशर देंगे, लो, और फिर जो मतलब उसको हाई टेम्परेचर देंगे, लो टेम्परेचर देंगे, और उसको जो है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे भेजेंगे, तो वो वहाँ के एयर, वहाँ को कूल कर देगी, वहाँ की जगह को कूल कर देगी। और आगे इसको हम देखते हैं, लाइक यहीं पे हो गया, इस तरह होगा, ये देखो फॉर एग्जांपल, ये एक स्मॉल, यहाँ से फ्रेश एयर एंटर करी, ओके,
ये कंप्रेशर था, इसमें 200 एटीएम, आप देख सकते हो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे जो अर्थ सी लेवल पे वो 1 एटीएम है, तो 2 एटीएम का प्रेशर इसे कंप्रेस किया। और ये यहाँ से आगे मूव ऑन करी, आगे मूव ऑन करके के यहाँ से मूव ऑन करी, यहाँ पे रिप्रेजेंट लिक्विड था, उसने भी इसको कूल करा, और आगे गैस गई। मतलब गैस कंप्रेस होती जा रही है, उसको टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, जिससे गैस क्या हो रही है, कंप्रेस्ड हो रही है। हो गया। यहाँ पे जब वो आई तो यहाँ पे 1 एटीएम का टेम्परेचर था, तो वो अचानक से क्या हुई, एक्सपैंड हुई। क्या हुई, एक्सपैंड। फॉर एग्जाम्पल समझो ये आपका एसी है, ये आपका एसी है जहाँ से एयर आती है, ओके, ये उसकी जाली लगी है, ओके। तो यहाँ से जैसे ही वो आके यहाँ पे ओपन करेगी ना इस जगह पे, तो यहाँ पे अचानक से एक्सपेंड करेगी, मतलब ये ये क्या था, ये हायर कंसन हायर प्रेशर था, और यहाँ से लोअर पे जाएगी, और लोअर पे बाहर रूम में फैल जाएगी, ओके। लेकिन कुछ गैस ऐसी भी होगी जो अचानक से जब अ, अब कुछ ऐसी भी होगी जो कंप्रेस इतनी ज़्यादा हो गई होगी कि वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगी, तो वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी। इसलिए आपने देखा आपके एसीज में से पानी निकलता है, इसलिए आपको कोई अलग से बाल्टी या कोई ऐसी बकेट वगैरह लगानी पड़ती है, ताकि उस स्मॉल नोजल से लिक्विड को कलेक्ट करा जाए। तो वाटर क्यों निकल रहा होता है, क्योंकि वो हाईली कंप्रेस्ड होकर आ रही होती है, और वो कंप्रेस्ड जो है ना, कुछ एक्सपेंड नहीं हो पाती, वाटर की फॉर्म में आ गई होती है, लिक्विफाई हो गई होती है। तो फिर उसको जो है हम अलग से जो है, मतलब अलग से उसको सेव कर लेते हैं। वो मतलब एक बेनिफिट में भी यूज़ होता है उसका पानी। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको यूज़ करना चाहें, तो आपके घर में जो बैटरीज होती हैं, लाइक सोलर की बैटरीज, या यूपीएस के साथ जो बैटरीज लगी होती हैं, उन बैटरीज में जो आप पानी डालते हो, जो वो पानी से मतलब आप उसके लिए आई थिंक खरीद के लाते होगे बाज़ार से। तो उस पानी को खरीदने से अच्छा है अगर आप वो एसी का जो पानी होता है ना वो डालो ना, तो दोनों की पीएच बिल्कुल सेम है, दोनों डाइल्यूट है, ओके। तो आप उन दोनों को ही डाल सकते हो। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आपके मतलब एसी से मतलब वाटर निकलता है, तो उसको फेंकने से अच्छा है बैटरीज में इस्तेमाल कर लिया जाए। ओके ना, अब हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं। इस मेथड को हमने समझ लिया है, मतलब यही वो 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर से मूव ऑन करेगा पाइप से, और फिर जो है मतलब कंडेंस्ड होगी गैस, ओके। अब ये लिक्विड एयर, मतलब जो एयर जो है वो जो लिक्विड हो गई है, उसके यूजेस कहाँ हैं। हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं टेम्परेचर को लो करने के लिए, सही है, सही है ना, ताकि अब ज़्यादातर कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है, ताकि हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। अब फॉर एग्जांपल आपको इसकी एप्लीकेशंस दिखाया जाए, तो ये है कि भाई आप इसको एलएनजी में यूज़ करते हो, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसको एक नेचुरल गैस को लिक्विफाइड कर दिया, पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड कर दिया, मतलब ब्यूटेन और अदर हाइड्रोकार्बन गैसेस जैसे होती हैं, उन गैसेस को उनका मिक्सचर जो है उसको लिक्विफाई करा, सही है। या अमोनिया गैस जो हम मतलब लाइक सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ होती हैं, या ऑक्सीजन जो एज अ सोर्स रॉकेट में यूज़ होता है, और कंप्रेस्ड ऑक्सीजन जो वेल्डिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, और नाइट्रोजन जो मेडिकल साइंस में भी यूज़ किया जाता है, ओके। मतलब ये सब जो है लिक्विड एयर्स हैं जिनका यूज़ यहाँ पे बताया गया है ना। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा, यस। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का नाम है प्लाज्मा। अच्छा, 5 का भी मैं आपको बता देता हूँ, आपकी 9th क्लास के टॉपिक में भी इसका नाम दिया हुआ है, दैट्स अ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ओके, यही था। तो अभी तो हमें प्लाज्मा पढ़ना है। देखो, आपको पता है सॉलिड है ये। सॉलिड कब बनता है, जब वो या तो इस एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कोई भी स्टेट का, क्या, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लिक्विड है, आप लिक्विड सपोज करो। अब इस लिक्विड को आप अगर अ, इससे हीट लेते हो, मतलब इससे हीट रिमूव करते हो, मतलब इसका टेम्परेचर गिराते हो, सही है, मतलब माइनस में लेके जाते हो किसी तरह भी, तो ये सॉलिड हो जाता है, सही है। इसी तरह मतलब हमने टेम्परेचर गिराया, अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड बनता है। इसी तरह लिक्विड का टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, मतलब एक पॉइंट आता है, दैट्स अ बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड से लिक्विड बना, मेल्टिंग, मतलब मेल्टिंग पॉइंट आया जिससे लिक्विड बना। लिक्विड से गैस बनेगा तो मतलब इसका एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा जिससे वो गैस स्टेट में पहुंचेगा। अब वो गैस तो बन गया, मतलब वेपर। अब इसको और फर्दर हीट की, जिसकी वजह से एक और स्टेट बनी, दैट्स अ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसकी तो मतलब इमेज देख के भी कुछ इतना ज़्यादा अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा तो आप इसको देख के समझ जाओगे, यस, ये
प्लाज्मा है। मतलब इस वर्ड को हमने ग्रीक से लिया, और ग्रीक में दो वर्ड्स होते हैं, ओके। तो मतलब ये ग्रीक से लिया गया है, लाइक प्लासिन से लिया गया है, जिसके माने होते हैं मोल्डेबल सब्सटेंस। मतलब ये स्टेट जो है ना, ये विलियम क्रूक ने फाइंड की थी 1879 को। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ही इन्होंने इसको फाइंड किया था। डिस्चार्ज ट्यूब जो जैसे हमने देखा था एक्सपेरिमेंट जो किए गए थे प्रूफ के जरिए। अब इसको इट इज़ ही इज़ कॉल्ड इट रेडिएंट मैटर, इसने इसको रेडिएंट मैटर कहा था, बट 1920 में इसको जो है नाम दिया गया प्लाज्मा। ओके। सॉलिड लिक्विड गैस तो आपको पता है, लेकिन प्लाज्मा जो है ना, वो भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, और हम उसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। यस, आप सोच रहे होगे ये कहाँ हम हमें पाई जाएगी, लेकिन हम उसको डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। अच्छा, 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स जो है ना प्लाज्मा से बना हुआ है। अब आप देख सकते हो 99% आपको जो यूनिवर्स नज़र आ रहा है, यूनिवर्स हम जिस अर्थ में हैं, वो अर्थ एक सोलर सिस्टम में है, वो सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स में ही है भाई। वो यूनिवर्स का 99% प्लाज्मा से बना हुआ है, और वो प्लाज्मा नेचुरली हमें सन में दिखेगा, स्टार में दिखेगा, नेबुलस, आइनोस्फोर, बट अर्थ पे का थोड़ा रेयर है। ओके, अर्थ पे रेयर है, मतलब आप जो है आसमान पे देखते हो तो आपको सारा प्लाज्मा ही दिख रहा है ना। इस तरह कहने का इनका मकसद है। शाइनिंग ऑफ स्टार एंड सन इज ड्यू टू प्लाज्मा। अगर आप अर्थ पे देखो तो लाइटनिंग या फ्लेम वेल्डिंग या कोई भी फ्लोरेसेंट लाइट्स, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अगर हम देखें तो ये मिक्सचर है पॉजिटिव आइंस का, इलेक्ट्रॉन्स का, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। अच्छा, आप इसमें बोलोगे इस पे तो फिर चार्ज होगा, नहीं। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन मिलके इसको टोटली न्यूट्रल बना देते हैं। ओके, तो इसमें मिक्सचर होता है पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल, एटम्स, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो है ज़्यादा एग्जिस्ट करती है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे। या अब अगर हम इसको नेचुरल प्लाज्मा की बात करें तो वो मतलब ब्रेक तो नहीं कर सकते, लेकिन वो रिएक्ट बहुत जल्दी करती है, और वो एक्सट्रीमली हॉट होती है। मतलब 20,000 सेल्सियस से ओवर, मतलब इतना ज़्यादा हॉट। इट्स एनर्जी इज सो हाई, मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इट कैन अगर इसके पास कोई वेपर आता है तो, मतलब कोई भी मैटर आता है तो उसको वेपराइज करना कोई इसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको ये बात याद होना चाहिए कि ये टोटली न्यूट्रल है। ओके, मतलब इसमें इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, प्लाज्मा में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चार्ज हैं, और इसमें मतलब इसके पार्टिकल जो हैं वो उसमें मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, बट इसकी कोई आप ये मत कहना कि इसकी शेप क्या है। शेप सॉलिड लिक्विड गैस, गैसेस की तो होती नहीं है, लेकिन सॉलिड की तरह इसमें कोई शेप, मतलब गैसेस की तरह कह सकते हो ना। तो इसमें कोई शेप होती है और ना इसका कोई वॉल्यूम है। ओके, मतलब इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है ना डेफिनेट शेप वाले वॉल्यूम होगा। अब हाइड्रोजन गैस एग्जिबिट ग्रीन ऑक्सीजन। ओके, मतलब ये कह रहा है कि प्लाज्मा जो है ना ग्लो भी करती है। अगर आप देखो तो जो भी नेचर ऑफ गैस पे अगर आप प्लाज्मा को यूज़ करते हो तो वो उन पे कलर एग्जिबिट करती है। हाइड्रोजन पे ग्रीन कर रही है, ऑक्सीजन पे रेड, नाइट्रोजन पे पर्पल, इतना ग्लो प्रोड्यूस कर रही है। यूज़ किया प्लाज्मा का लाइक फ्लोरेसेंट बल्ब, नियॉन साइंस इसमें यूज़ होता है, और टेलीविजन और कंप्यूटर चिप्स। प्लाज्मा को हम रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट को भेजने के लिए, एनवायरनमेंट की क्लीनिंग या बायोलॉजिकल जो मतलब हैज़र्ड्स हैं या वाउंड वगैरह उनको भी हील करने के लिए, या कोई बायोलॉजिकल हैज़र्ड है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, और ये एज ए सेमीकंडक्टर में भी यूज़ होता है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग में। स्टरलाइजेशन भी आपको प्रोसेस पता है, जिसमें उसमें भी यूज़ किया जाता है, और इसको लेज़र्स लैम्प्स जो मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल लेज़र होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। और मतलब पावर पल्स स्विच और डायमंड कोटेड फिल्म्स जो उस पर चढ़ाई जाती है, उस पे भी प्लाज्मा का यूज़ होता है। अब मतलब इसके अलग अलग यूजेस हमारी डेली लाइफ में, लेकिन ये ऐसे समझ में नहीं आएंगे। मैं आपको ये कहूँगा कि इनके यूजेस को कोई वीडियो या कोई इस तरह के एक्सपेरिमेंट फॉर्म में आप देखना। फॉर एग्जांपल फ्लोरेसेंट बल्ब को देखना, फ्लोरेसेंट बल्ब को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई प्लाज्मा कैसा होता है। ओके, रॉकेट प्रपल्जन में क्या यूज़ है प्लाज्मा का, ये आपको देखना ज़रूरी है।
लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से तो सिर्फ इसके यूजेस आपको थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है, और कुछ नहीं। तो ये हमारा चैप्टर मुकम्मल होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।